नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले आज दिन भर की सुर्खियां। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठेगी शिवसेना, विपक्ष के नेता पद पर दावेदारी। एनसीपी खुलकर बीजेपी के साथ आई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ की बैठक, कहा सैन्य खरीद फरोख्त को बनाएं पारदर्शी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का यात्री सुरक्षा और बेहतर सेवाओं पर जोर। नगरीय निकायों में मतदान जरूरी करने वाला पहला राज्य बना गुजरात, वोट नहीं डालने पर हो सकती है सजा। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई का यू टर्न, सुप्रीम कोर्ट में कहा कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव पारख के खिलाफ पर्याप्त सबूत। क्लोजर रिपोर्ट पर 25 नवंबर को सुनवाई। और बॉलीवुड में काम कर सकेंगी महिला मेकअप आर्टिस्ट, 6 दशक से लगी पाबंदी खत्म, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। और अब पहली खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में आज 2 बड़ी घटनाएं हुई। बीजेपी से 25 बरस का नाता तोड़कर शिवसेना विपक्ष में बैठ गई और अब तक यूपीए में रहते हुए बीजेपी के प्रति आक्रामक रही एनसीपी ने बीजेपी सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। राज्य की राजनीति में संभवतया इस तरह के समीकरण पहली बार बने हैं। सोमवार की सुबह जब मुंबई में विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ तो शिवसेना विधायक कुछ इस अंदाज में नजर आए। मराठी साफे में शिवाजी के नारे लगाते हुए वो सदन में विपक्षी बेंचों पर जाकर बैठ गए। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को नेता विपक्ष बनाने के लिए विधानसभा सचिव को चिट्ठी भेज दी। आज आपण विरोधी पक्ष नेतेपदावरती आपला दावा सांगितलेला आहे। पुढे चर्चा, जसं आज रुडी म्हणाले की अजूनही शिवसेनेसोबत चर्चा चालू आहे, चालू द्या चर्चा। उधर एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी आज खुलकर बीजेपी सरकार के समर्थन में आ गए। अब तक बीजेपी की राजनीति को कोसते रहे पवार आज बीजेपी का पावर बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीपी बीजेपी का साथ देगी मगर सरकार में शामिल नहीं होगी। We have not discussed this subject with anybody. Nobody has come to us and requested us to give any type of support. It was a conscious decision, collective thinking of the NCP in the largest interest of the state. महाराष्ट्र में इस घटनाक्रम से साफ है कि आने वाले दिनों की राजनीति काफी नाटकीय और अप्रत्याशित शक्ल ले सकती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 12 नवंबर को विश्वास मत हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लोकमत अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका जयशंकर जी। हमने जैसा कि कहा कि क्या ये राज्य में पहली बार इस तरह की स्थिति बन रही है कि एक पार्टी जो हमेशा से बीजेपी के प्रति आक्रामक रही वो समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी पार्टी जो बीजेपी को सिद्धांततः समर्थन देती रही वो अभी भी ऊहापोह की स्थिति में है। हाँ, देखिए, तो विधानसभा के चुनाव के समय ही स्पष्ट हो गया था कि जिस तरह से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया और दोनों एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो गए। भाजपा ने थोड़ा शिवसेना के खिलाफ उतनी आक्रामक बातें नहीं की, आक्रामकता नहीं दिखाई, लेकिन शिवसेना ने तो हद ही कर दी। अजमल खां की फौज कह दिया उनको और आदिल शाह की फौज बताया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उनके अखबार में बहुत सारी बातें लिखी गई। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ गए तो उसके बाद ऐसा लगा कि चूंकि भाजपा भी विजेता के रूप में उभरी थी और शिवसेना भी विजेता के रूप में उभरी थी। 44 सीटों से शिवसेना 63 सीट पे आ गई और 46 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 122 के आसपास आ गई। इसलिए दोनों एक तरह से विजेता थे और लगा कि फिर दोनों मिलकर के सरकार चलाएंगे और इसकी काफी कवायद भी हुई। मतलब पुरानी बातों को भूल जाएं। लेकिन अभी भी जिस तरह की स्थितियां हैं, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम सिद्धांतों पर बात करना चाहते हैं और समर्थन चाहते हैं, और शिवसेना कह रही है कि भाई बीजेपी जब तक पोर्टफोलियो पे बात नहीं करेगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो सिद्धांत और पोर्टफोलियो के बीच में कौन ज्यादा हावी होगा और किस पर बनेगी? शिवसेना के लोग अंदरूनी बातचीत में जो कहते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊपर से तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से जो बातें होती है उसके सीधे खिलाफ कर जाते हैं। जैसे अभी ये कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिसफल हुआ है तो उसमें भी था कि पहले हुआ कि 2 लोग आएंगे शिवसेना से, तो उसमें एक हो गया कि सुरेश प्रभु आएंगे। सुरेश प्रभु
शिवसेना के गुड बुक में नहीं है, शिवसेना प्रमुख के गुड बुक में नहीं है। तो एक तो उनकी बिना मर्जी के आपने सुरेश प्रभु का नाम तय कर लिया, फिर चलो उसके बाद भी वो लोग मान गए तो अनिल देसाई का नाम तय हुआ। बाद में अंतिम समय पता लगा कि नहीं, अनिल देसाई को राज्य मंत्री बनाएंगे, कैबिनेट नहीं बनाएंगे। तो अब ये सब बातें बाहर तो नहीं आती है, लेकिन अंदर से है, तो कहीं ना कहीं से उनको लगता है कि हमको ये लोग आगे बढ़ा करके फिर डिच करते हैं जी। तो इसलिए शिवसेना ने जो आज फैसला किया है कि हम विपक्ष में बैठेंगे। अब दूसरी बात जो आपने कही, जो सबसे आश्चर्यजनक और मजेदार है, वो शरद पवार जी की राजनीति तो लगातार। उस पे शरद पवार जी पे आए, उससे पहले हम शिवसेना और बीजेपी के संबंधों पे बात कर लें। पिछले एक महीने के दौरान 19 तारीख को रिजल्ट आया था और आज जो है 10 तारीख है। इसके बीच में कितनी ही बार हम पुरानी उस गठबंधन तोड़ने की बात तो भूल जाएं, लेकिन 19 तारीख के रिजल्ट आने के बाद से जो अभी तक हुआ, कई बार तनाव के क्षण आए और इसके बाद फिर हमने देखा कि दोनों साथ भी हैं। तो ये जो बार बार तनाव के क्षण आते रहे, एक तरह से दोनों के बीच में ऐसा लगा कि मंथन चल रहा है। क्या आज जो शिवसेना ने स्टैंड लिया है कि अब हम विपक्ष में बैठेंगे और हमारा विपक्ष का नेता भी ये आदमी होगा, अगर ये तय कर दिया तो क्या हम माने कि ये आखिरी ब्रेक पॉइंट है? नहीं, अभी इसको अंतिम ब्रेक पॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए अभी भी शिवसेना के अनंत गीते केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अब शिवसेना को तय करना होगा, डिक्टेट करना, जारी करना होगा कि उनको उस सरकार से हटना होगा, एनडीए की सरकार से बाहर निकलना है। एक दूसरा है कि अभी भी देखिए, जैसे मुंबई महानगर पालिका है, उसमें शिवसेना और भाजपा मिलकर के सरकार चला रहे हैं, मतलब सत्ता चला रहे हैं। शिवसेना का नगर प्रमुख है और जो बताते हैं लोग सबसे बड़ा कमाई का जरिया जो है उनका, वो बृहन मुंबई नगर महापालिका है, बीएमसी। लेकिन सिर्फ बीएमसी नहीं, अब महाराष्ट्र के जितने भी नगर निकाय हैं वो कहीं भाजपा का नगर प्रमुख होगा तो शिवसेना के समर्थन से है, कहीं शिवसेना का है तो भाजपा के समर्थन से है, तो ये पूरा ये टूटेगा। तो शिवसेना को तय करना होगा कि हमको विपक्ष की राजनीति करनी है तो अंतिम रूप से फैसला कर लेना होगा। फिर वो मलाई की तरफ नहीं देखना होगा कि नहीं, मतलब हरा लट्टू भी हो और लाल लट्टू भी हमारे पास में हो, लाल लट्टू मेरे पास है, हरे लट्टू की तरफ देख रहे हो, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकेंगी। या तो मतलब आप अगर शिवसेना आखिरी फैसला लेगी तो उसका पहला लक्षण बीएमसी में देखने को मिलेगा या केंद्रीय कैबिनेट में देखने को मिलेगा? दोनों मिलेगा। एक तो अच्छा, दूसरी बात है कि बीच बीच में अंदर अंदर से खबरें कभी चलती रहती हैं। अब वो कहाँ तक सच है मालूम नहीं है कि शिवसेना टूट सकती है। जैसे अब तो सुरेश प्रभु को उन्होंने बाहर ले लिया और इसको भी बुरा माना होगा शिवसेना के लोगों ने कि आपने हमारे आदमी को हमसे अलग करा करके उसी दिन मेंबर बनाया, उसको फिर कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो इस तरह की चर्चाएं भी बीच बीच में चलती रहती हैं कि कहीं शिवसेना के लोग टूट न जाएं, उसमें एक दरार न पड़ जाए, कहीं एक दल बदल विधेयक से अगर पार हो जाएं, क्योंकि 18 सांसद अगर उनके हैं तो उसमें से 2/3 चाहिए कम से कम। तो वो संख्या जुट पाएगी कि नहीं जुट पाएगी एक अलग बात है, लेकिन ये चर्चाएं बीच बीच में चलती रहती हैं। तो इसलिए शिवसेना के लोगों को मतलब एक तो अपने लोगों को संजो करके रखने की जरूरत है। बीएमसी में कैसे उनकी सत्ता बनी रहेगी इसके बारे में सोचना ज्यादा चैलेंजिंग किसके लिए है, बीजेपी के लिए है या शिवसेना के लिए? बीजेपी को तो वैसे दोनों हाथ में लड्डू है। देखिए बीजेपी की केंद्र सरकार है, महाराष्ट्र में भी सरकार बन गई है और 12 नवंबर को उनको विश्वास मत हासिल हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने तक तो कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं आ सकता है, इसलिए तो उनको तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, केंद्र में भी और राज्य में भी। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू है। अब तय करना होगा शिवसेना को। शिवसेना के सामने यक्ष प्रश्न यही है कि उसको विपक्ष की राजनीति करनी है। विपक्ष की राजनीति मजबूती से कर सकती है, तो सड़कों से लेकर के और विधानमंडल में भी उसके पास जितनी बड़ी संख्या है, और अगर वो केंद्र में भी तय कर लेते हैं कि हम केंद्र में भी विपक्ष की राजनीति करेंगे, एनडीए से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हालात लगभग उसी दिशा में बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो संसद का थोड़ा सा नज़ारा बदल जाएगा। जी, लेकिन अभी 3 दिन का वक्त है, अभी बुधवार को विश्वास मत होना है और इस बीच में जिस तरह से एनसीपी ने गुगली फेंका है कि हम, हालांकि वो चुनाव के बाद बाद उसने ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके बाद आज शरद पवार ने फिर से खुलकर कहा कि हम स्थायी सरकार चाहते हैं, हम स्थायित्व चाहते हैं राज्य में और इस वजह से हम समर्थन दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे क्या हम ये भी मान सकते हैं कि बीजेपी और शिवसेना को अभी बातचीत करने के लिए 2 दिन और मौका मिल गया है? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार जी के बारे में कब वो क्या फैसला करेंगे इसके बारे में कोई भी यकीनी तौर पे नहीं कर सकता है। अनप्रेडिक्टेबल है कभी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, बीजेपी के सामने सवाल खड़ा होगा कि जिस शरद पवार के परिवार के बारे में आप चुनाव अभियान में लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे, सिंचाई घोटाला हो, अजित पवार के बारे में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, जिनके खिलाफ एक्शन लेने की बातें करते रहे, आप कांग्रेस एनसीपी मुक्त महाराष्ट्र की बात करते रहे, तो उस हालत में अगर आप एनसीपी को साथ लेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके अभियान की हालत क्या होगी? जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग
दिल्ली में जो आरोप लगाते रहे कि अरविंद केजरीवाल ने उसी कांग्रेस से समर्थन लिया सरकार चलाने के लिए जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोल रहे थे, तो कल को यही महाराष्ट्र में सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि आप उसी एनसीपी से समर्थन ले रहे हैं जिसके नेता अजित पवार के ऊपर सिंचाई घोटाले का सबसे बड़ा आरोप है और जिनके मंत्री भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे तक लदे हुए थे। तो एक आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त की कमी है, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है? क्या आपको लग रहा है कि जो दो प्रमुख आक्रामक पार्टियां रही हैं, बीजेपी और शिवसेना, दोनों ही पक्ष और विपक्ष में रहेंगी तो एनसीपी और कांग्रेस के लिए कोई जगह बच जाएगी राजनीति की? एक तो ये भी है कि हिंदुत्व की दोनों ताकतें हैं और थोड़ा जरूर भाजपा शिवसेना से इस मामले में अलग है, क्षेत्रवादी रुझान उसका नहीं है जिस तरह से वो मराठी मानुस की बात करते हैं। लेकिन ये सही आपने कहा कि मानो हिंदुत्व के दोनों पुरोधा विपक्ष में भी होंगे और सरकार भी वही चलाएंगे। तो एक तो ये स्थिति एक बन रही है और कांग्रेस तो चूंकि पस्त हाल है और जो एनसीपी कर सकती थी तो एनसीपी ने खुद ही को सरेंडर कर दिया और कह दिया कि हम तो सरकार का साथ देंगे। अब सरकार का साथ आप एब्सटेन रख करके देंगे, जब विश्वास मत का मतदान होने वाला होगा तो आप सदन से बाहर रख के करेंगे या सरकार का साथ देंगे, उनके साथ मिलकर के वोट देंगे। अब इस पर मुनसर करेगा भाजपा इसको किस रूप में देखती है, सबसे बड़ी बात ये होगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में तो विजेता की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है और उद्धव ठाकरे की राजनीति जो परिपक्वता दिखनी चाहिए थी उनके लगातार चुनाव से पहले से लेकर अभी तक लगातार वो कहीं ना कहीं मात खाते गए हैं, जो भी हो। लेकिन विपक्ष में बैठे हैं तो क्या ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता नहीं मानी जाएगी? अगर वो बैठते हैं विपक्ष में तो मैं कह रहा हूँ कि वो काफी मजबूत विपक्ष का रोल निभा सकेंगे, वो पेश कर सकेंगे। न सिर्फ लेकिन उनको जरूरत इस बात की है कि वो एक डिसाइसिव फैसला ले लें, मतलब निर्णायक फैसला ले लें और जनता को ये स्पष्ट हो जाए कि वो किस तरफ। हमारा सत्ता की मलाई चाहिए। उम्मीद है कि बुधवार तक 12 नवंबर तक ये भी स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए जयशंकर जी। ये थी आज की हमारी पहली खबर। रविवार को शपथ लेने के बाद नए मंत्रियों ने आज अपने विभाग संभाल लिए। कामकाज का जिम्मा लेते ही सभी ने अपनी अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सैन्य खरीद फरोख्त में पारदर्शिता लाने को तरजीह दी है। वहीं पर जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य विभाग में मौजूदा तमाम खामियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के बड़े नेता जेपी नड्डा को स्वास्थ्य जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग का कामकाज संभालते ही उन्होंने कहा कि वह स्वास्थ्य विभाग में खामियों को दूर करेंगे। मंत्रालय के सभी अधिकारियों से मिलूंगा, उनसे वो सारी स्कीम्स को जानूंगा, उनकी डिटेल्स को समझूंगा, उसमें क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, उसको समझूंगा और उसके बाद सब लोगों के साथ बातचीत करने के बाद अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करते हुए इन सारे विषयों को एड्रेस करेंगे। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के तौर पर बंडारू दत्तात्रेय ने श्रम और रोजगार का कामकाज संभाल लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री की श्रमेव जयते मुहिम को आगे बढ़ाने पर अपना जोर दिया। The labor reforms are mostly the social sector, that is the safety of the workers and incentive of the worker and the social security to the worker. This is very very important. मानव संसाधन विकास विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त हुए रामशंकर कठेरिया का कहना है कि पाठ्य पुस्तकों और इतिहास लेखन में कुछ मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। इस देश की जो विरासत है, देश की जो परंपरा है, देश की जो मान्यता है, उनके साथ जिस ढंग से शैक्षणिक ढंग से जो परिवर्तन करने की जो कुचक्र करते रहते हैं, वही लोग हम पर आरोप लगाते हैं। हम तो देश के लिए जो उपयुक्त है उस दिशा में हमारा चिंतन है, उसी दिशा में हम कार्य करेंगे। सोमवार को कामकाज संभालने वाले दूसरे मंत्रियों में सुरेश प्रभु भी शामिल रहे, जिन्हें रेल मंत्रालय का जिम्मा मिला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी सूचना और प्रसारण मंत्री का अतिरिक्त काम संभाल लिया है। उनके साथ सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी काम संभाला। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। नंबर 1, लेट मी गेट अ प्रॉपर ब्रीफिंग। नंबर 2, व्हाटएवर विल बी देयर विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट बट fast process. I think that is one of my specialties. टीडीपी कोटे से वाईएस चौधरी को केंद्र में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं संस्कृति और पर्यटन विभाग में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने वीजा ऑनलाइन अराइवल और पर्यटकों की सुरक्षा पर काम करने की बात कही। रविवार को कुल 21 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। कृति मिश्रा और नवविक्रम के साथ
श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल में कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले गए हैं, जबकि कई मंत्रियों से अतिरिक्त प्रभार वापस भी ले लिया गया है। इन मंत्रियों में सदानंद गौड़ा, हर्षवर्धन, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और कृष्णपाल शामिल हैं। फेरबदल में सदानंद गौड़ा और हर्षवर्धन को बड़ा झटका लगा है। इस बीच सरकार की तरफ से सफाई भी आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मुक्त कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भेजे गए हर्षवर्धन ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए मंत्रालय में दाखिल हुए, लेकिन वो जानते थे कि कई मुश्किल सवाल उनका इंतजार कर रहे हैं। मीडिया से बेहतरीन रिश्ते रखने वाले हर्षवर्धन आज मीडिया के सवाल टाल गए। आपके पास 1000 सवाल हो सकते हैं, लेकिन आज मेरे माइंड में एक ही एजेंडा है कि मुझे अपने डिपार्टमेंट के लोगों से मिलना है। इस फेरबदल में एक और बड़ा झटका मिला सदानंद गौड़ा को। उनसे रेल मंत्रालय लेकर कानून मंत्रालय दिया गया है। बताया जाता है कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपने पसंद के कुछ अफसरों को रेल मंत्रालय में तैनात किया। अब ये अफसर भी असमंजस में बताए जाते हैं। उधर राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर को मोदी सरकार में बड़ा कद मिला था। उन्हें पर्यावरण, सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य 3 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, लेकिन अब उनके पास सिर्फ पर्यावरण और वन मंत्रालय का काम बचा है। हालांकि ये मंत्रालय अति महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री के तौर पर मिलने वाली तवज्जो अब उन्हें नहीं मिल पाएगी। फेरबदल पर इतने सवाल उठे कि सरकार की तरफ से अरुण जेटली को जवाब देना पड़ा। प्रधानमंत्री किस ग्राउंड्स पर किसका विभाग बदलते हैं, किसको कहां यूज करना है, वो उनका अधिकार होता है। वो तो सवाल हम नहीं पूछ सकते। पहली बार सांसद चुनकर आए फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल को सड़क परिवहन और जहाज रानी राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में भेज दिया गया है। बेशक इन सभी मंत्रियों ने विभागों में फेरबदल को ज्यादा तूल ना देने की बात कही है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कई ऐसी बातें कह गईं जो वो जुबान से नहीं कह पा रहे थे। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और अब गुजरात सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला। गुजरात में नगरीय चुनाव में मतदान जरूरी कर दिया गया है। राज्यपाल ओपी कोहली ने गुजरात स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2009 को मंजूरी दे दी है। विधेयक में वोट नहीं डालने पर सजा का प्रावधान है। गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां नगर निकाय के चुनाव में वोट देना जरूरी कर दिया गया है। वोट नहीं डालने पर मतदाता को सजा भी दी जा सकती है, लेकिन किस तरह की सजा दी जाएगी ये अभी साफ नहीं है। गुजरात स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। गुजरात गवर्नमेंट हैड टेकन अ पायनियरिंग इनिशिएटिव in introducing compulsory voting in municipal local bodies and also local body polls. ये जो कानून कंपल्सरी वोटिंग है उनके लिए इतनी बड़ी मात्रा में जो अपाहिज लोग हैं, जो बाहर लोग माइग्रेशन करके कहीं मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं, बच्चे युवा हैं कहीं स्टडी करने के लिए जाते हैं, उनको परेशान करने का और करप्शन बढ़ाने का मामला बढ़ेगा। ये जरूरी वोट करना तो एक बड़ा अच्छा कदम है, मगर ये जो तरीका है ना, ये बहुत गलत है। ये होना चाहिए सबसे पहले तो ये जो एमपीज हैं पार्लियामेंट में, उनके लिए हर बिल में ये वोट करना ये जरूरी होना चाहिए। इस विधेयक को गुजरात सरकार पहले भी 2 बार पारित कर चुकी है, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने बिल पर आपत्ति जताकर इसे वापस कर दिया था। बेनीवाल के मुताबिक यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को मिले स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने यू टर्न लेते हुए अब ये माना है कि कोयला आवंटन गड़बड़ी मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख के खिलाफ मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी हैं। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले को बंद करने के लिए रिपोर्ट दाखिल की थी। कुमार मंगलम बिरला से जुड़े कोल ब्लॉक मामले में सीबीआई ने अब अपना रुख बदल दिया है। विशेष सरकारी वकील आरएस चीमा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख समेत अन्य के खिलाफ मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर 25 नवंबर को सुनवाई करेगा।
बिड़ला की कंपनी हिंडाल्को को 2005 में तालाबीरा 2 और 3 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ था। सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में कुमार मंगलम, पारख और दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें पूर्व कोयला सचिव पर हिंडाल्को को कोल ब्लॉक नहीं आवंटित करने के फैसले को बिना किसी आधार के पलटने का आरोप था। इस मामले में सीबीआई ने 28 अगस्त को एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। बाद में 21 अक्टूबर को विस्तार से संशोधित क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकारी कंपनी भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और पवन हंस को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता में सुधार के मकसद से ये फैसला किया है। हालांकि एयर इंडिया के निजीकरण पर फिलहाल कोई फैसला अभी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार हवाई सेवा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाना चाहती है। इसके तहत सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस को शेयर बाजारों में लिस्ट कराएगी। उड्डयन क्षेत्र में निजी कंपनियों को न्योता देते हुए नागर विमानन मंत्री अशोक गणपति राजू ने कहा कि निजी कंपनियां केवल मुनाफे के आधार पर निवेश नहीं करें। उन्होंने सोमवार को नागर विमानन नीति का मसौदा जारी किया। We want to develop a transparent policy which everybody can understand. When you have something opaque, it lends itself to allegations. एयर इंडिया के निजीकरण पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। नागर विमानन मंत्री के मुताबिक भविष्य में इसके निजीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एयर इंडिया के लिए भावी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। Why should we close our options? Let us have a more conscious decision. When a decision arrives, we arrive at a decision. देश में निजी सरकारी भागीदारी के तहत ज्यादा से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। नई नागर विमानन नीति जनवरी के अंत तक आने की उम्मीद है। मिनी रत्न कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश भर में 125 हवाई अड्डों का प्रबंधन करती है। पवन हंस एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनियों में से एक है। इसके पास 47 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी के 10 दिनों के दौरे के लिए कल रवाना होंगे। म्यांमार में आसियान शिखर सम्मेलन और ऑस्ट्रेलिया में G20 की बैठक के बाद वो फिजी होते हुए स्वदेश वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एपेक में शामिल होने का चीन का आमंत्रण ठुकराकर 11 नवंबर को म्यांमार रवाना होंगे। 12 नवंबर को वो आसियान और 13 नवंबर को वो पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नेपिटो में म्यांमार के राष्ट्रपति थान श्वे और लोकतांत्रिक नेता आंग सान सूची से अलग बात करेंगे। There are 3 C's if you would like to know. One is commerce, the other is connectivity, and a third is culture. In addition, he will also focus on issues of a strategic nature. भारत के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में समुद्र के बीच स्थित 17 देश रणनीतिक रूप से हमारे लिए अहम हैं। व्यापार, यातायात से जुड़ाव और सांस्कृतिक के माध्यम से चीन के प्रभावित इन देशों को प्रधानमंत्री भारत की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। The focus will be on people-to-people contacts, increasing the civilizational linkages, making sure that there are enough studies which are conducted on the linkages with the ASEAN countries. अगले पड़ाव में नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। We are seeing a large portion of energy markets which are really dominated by not necessarily by free competition, so there should be more transparency in its operation, and the global energy mix, when it changes, it should also result into bringing more renewables and more clean energy into the field. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिस्बेन के अलावा सिडनी और मेलबर्न भी जाएंगे। वहां वे ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने के साथ भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल खुद जाकर लाइफ सर्टिफिकेट देने की अनिवार्यता नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेंशन भोगियों के लिए आधार से जुड़े डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण योजना की शुरुआत की है।
इसके लिए आईटी विभाग ने एक खास सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसमें पेंशन धारकों का आधार नंबर और बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा और ये जानकारी पेंशनधारी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दर्ज कर सकते हैं। इस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के जरिए पेंशन पाने वाले घर बैठे भी अपनी मौजूदगी दिखा सकते हैं। वो ये है कि सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर को भी आधार से जोड़ दिया गया है और 7 जिलों में 15 नवंबर से ये योजना लागू की जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मशहूर हिंदी साहित्यकार केदारनाथ सिंह को 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से आज सम्मानित किया। केदारनाथ सिंह को साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन की अगुवाई के लिए जाना जाता है। सोमवार को 49वें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह का आयोजन संसद भवन के बालयोगी सभागार में किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंदी साहित्य में उनके योगदान की सराहना की। I congratulate him for winning this coveted award. I am sure he will continue to enrich Hindi literature in the years to come. कि साहित्य को केवल शिक्षित मध्य वर्ग तक सीमित न रखा जाए, मध्य वर्ग के दायरे से बाहर ले जाया जाए, इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए। केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई। हिंदी भाषा के प्रगतिशील लेखक आंदोलनों के अग्रणी कवि के तौर पर केदारनाथ को पहचाना जाता है। अकाल में सारस जैसी रचनाओं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। केदारनाथ सिंह की रचनाओं का अन्य भारतीय भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। हरियाणा में पूर्व मंत्री किरण चौधरी को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। किरण चौधरी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू हैं। किरण हरियाणा के तोशाम से विधायक हैं। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विखे पृथ्वीराज चौहान की सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। पार्टी के मुताबिक उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनोनीत किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से सोमवार को मुलाकात की। उपराष्ट्रपति भवन में हुई इस शिष्टाचार भेंट में मोहम्मद हामिद अंसारी ने खट्टर को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्यसभा के नामांकन के लिए लखनऊ में सोमवार को पर्चा भरा। इस मौके पर उन्होंने देश के रक्षा तंत्र को सशक्त बनाने की बात कही। दिल्ली की विशेष अदालत ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और 15 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या के मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में फैसला टल गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर में रेल लाइन का उद्घाटन करने गए ललित नारायण मिश्र की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में 14 नवंबर को सुनवाई करेगी। 3 नवंबर को जस्टिस मुदगल कमेटी ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग को 2013 आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े मामलों की जांच का जिम्मा दिया गया था। मौजूदा चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को विश्व चेस चैंपियनशिप के दूसरी बाजी में हरा दिया। दोनों के बीच पहली बाजी ड्रॉ रही थी। कार्लसन 12 बाजियों के मुकाबले में अब 1.5 0.5 से बढ़त पर हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हॉकी मैचों की टेस्ट श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। पर्थ में चौथे और आखिरी मैच में भारत ने मेजबान टीम को 3-1 से शिकस्त दी।